हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड, ऑफ एन एल्गोरिदम या सूडो कोड। तो हमारे पास जो सूडो कोड दिया होगा उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालना है। और हम पिछले जो कुछ लेक्चर्स से एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटीज को पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बिग ओ, जैसे ओमेगा, जैसे थीटा। उन तमाम की बुनियादी वजह ये थी कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम कोड की सूडो कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी को निकाल सकें। We should be able to find the time complexity of the pseudocode. और इसके लिए that is all what we are doing or what we have done so far. So इसमें अगर आप गौर करें तो this is so I'm going to share the slides so that we can start the lecture. यहाँ पर ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये कोड नजर आ रहा है। इस कोड में 2 लूप्स हैं। एक लूप J1 से N तक चलता है और दूसरा लूप जो है वो I1 से N तक चलता है। सो दिस इज अ 2 लूप सूडो कोड और ये हेलो प्रिंट करता है। सो अगर N की वैल्यू 10 हो तो ये J1 से 10 तक चलेगा। फिर I की वैल्यू 2 होगी तो J1 से लेकर 10 तक चलेगा। फिर I की वैल्यू 3 होगी तो ये J1 से लेकर 10 तक चलेगा। I की वैल्यू 4 होगी तो J1 से लेकर 10 तक चलेगा। और फिर अल्टीमेटली होते होते I की वैल्यू 10 होगी, तब भी ये J जो है वो 1 से लेके N तक चलेगा। सो इस तरह से अगर N की वैल्यू 10 हो तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? अगर I की वैल्यू N की वैल्यू 10 हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हेलो कितनी बार चलेगी? ये सवाल है चौधरी हंजला अशरफ जी। 100 times. 100 टाइम्स चलेगी, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मोहम्मद महमूद विर्क, Yes sir, 100 times. 100 टाइम्स चलेगी, बिल्कुल सही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 100 टाइम्स चलेगी और ये बिल्कुल सही आंसर है। याद रखें, the number of times the most frequently executed statement runs is equal to the time complexity of the algorithm. Always remember, the number of times the most frequently used statement of the pseudocode runs is equal to the time complexity of the algorithm. So अगर हमारे पास ये print hello है, if it runs 10 multiplied by 10, क्योंकि n की वैल्यू 10 थी, if it runs 10 square times 100 times, it means the time complexity of the algorithm is also 10 square. इस एल्गोरिदम की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट कौन सी है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ऐसी स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा चल रही हो वो कौन सी है? मोहम्मद महमूद, यस। 3 प्रिंट हेलो, राइट? Yes sir, hello. इसके अलावा कौन सी है? नदा मोहम्मद, यस सर, यस मैम। आपका म्यूट हुआ है। अहमद रजा अशफाक, सेकंड सर जी सेकंड लाइन. सेकंड लाइन। तो सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट है।
सो मैंने जुमला जो बोला था वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात वाज़ेह हो जाए. It's a small trick to quickly understand the time complexity of the algorithm. Although कि हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हम जो मेथड्स हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप क्विकली बता सकते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी. सो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम is the time complexity of its most frequently used statement. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम complexity of the algorithm is the number of times the most frequently used statement executes. ये दोनों बातें एक ही both are same things, one and the same thing. कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम क्या है, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट होती है. और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार चल रही है. टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार चल रही है. दैट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम. टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट है वो कितनी बार चल रही है. जितनी बार चलेगी वही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है और वही पूरे एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है. एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट जितनी बार चलेगी वही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है और वही पूरे एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है. कमिंग बैक टू दिस, ये नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. सो प्रिंट हेलो, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट है, या j इज इक्वल टू 1 to n, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट है. और मैंने कहा कि n की वैल्यू 10 है तो ये 10 स्क्वायर यानी 100 टाइम्स चल रही है, या ये भी 100 टाइम्स चल रही है. अगर n की वैल्यू 100 हो तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, कौन बताएगा? अगर n की वैल्यू 100 हो तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, कौन बताएगा? मोहम्मद याकूब. यस सर. Sir, 1000 times. 1000 टाइम. ओके, एनीवन एल्स? Then Khalid. Sir, 10,000 times. 10,000 टाइम. नदा मोहम्मद. अहमद रजा अशफाक. Sir, 10,000 time चलेगी 10,000. जी बिल्कुल. ये स्टेटमेंट अगर n की वैल्यू 100 हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 Sir, यानी 10,000? यानी 10,000 टाइम चलेगी. और अगर n की वैल्यू n हो तो फिर ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, हाथ खड़ा करें और फिर बताइए. अहमद रजा अशफाक. Sir, n time चलेगी फिर. जैन खालिद. n square. n square. n स्क्वायर टाइम्स चलेगी. तो इससे हम ये वाज़े तौर पर नतीजा निकालते हैं कि इसकी जो इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है. इट्स क्लियर that the time complexity of this algorithm is n square. It's so simple. The time complexity of this algorithm is n square. लेकिन ये मेथड हमने डायरेक्टली इसको देखा और निकाल लिया. इट्स अ ट्रिक, इट्स अ स्मॉल थिंग जो कि आप एल्गोरिदम को देखकर बता सकते हैं. लेकिन जब हम इसके सवालात को सॉल्व करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर मेथड को फॉलो करें, ताकि अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल भी आ जाता है, बहुत ट्रिकी होता है, जिसको देखकर बताना मुमकिन नहीं है, तो आपको ये मेथड्स आते हों ताकि आप उनसे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकें.
तो अगर हम टेबल मेथड की बात करें तो दिस इज वन मेथड जिसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, फिर जे की वैल्यू 3 होगी, फिर जे की वैल्यू 4 होगी, होते होते जे की वैल्यू कितनी तक कहां तक चलेगी, एन तक चलेगी। ऐसा ही है, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 होती है तो जे एन टाइम्स चलता है। आई की वैल्यू 1 होती है तो जे एन टाइम्स चलता है। आई की वैल्यू जब 2 होती है तो फिर जे कितनी बार चलेगा, कौन बताएगा? आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, ये कौन बताएगा? अहमद रजा, यस सर। ये भी एन टाइम में नहीं चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो ये कितनी बार चलेगा जे? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक सर। सर एन टाइम ही चलेगा। एन टाइम ही चलेगा, बिल्कुल सही है। जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 होगी तो जे 1 से लेके एन तक वैल्यूज चेंज हो रही है, यानी कि एन टाइम्स चलेगा। आई की वैल्यू 3 होगी तब भी जे 1 से लेके एन एन तक टाइम। एन टाइम्स चलेगा। और जब आई की वैल्यू एन होगी तब भी जे 1 से लेके एन तक एन टाइम्स ही चलेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, कि इसमें अगर गौर करें, इसमें अगर आप गौर करें तो मुझे ये बताइए कि इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, तो टोटल क्या जवाब आएगा? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। जैन खालिद। 10n 10n। ओके, एनीवन एल्स? आई जो है वो 1 से लेके n तक चल रहा है, और आई की वैल्यू 1 पर भी n टाइम्स कोड चला है, 2 पर भी n टाइम्स, 3 पर भी n टाइम्स, और n की वैल्यू n पर भी जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो n टाइम्स चली। सो तमाम एंस को अगर ऐड किया जाए तो क्या जवाब आएगा, ये मेरा सवाल है। तो एनीवन, एनीवन एल्स, रेज योर हैंड। मोहम्मद अब्दुल्ला, यस। आपका म्यूट हुआ हुआ है जी, अनम्यूट करके बोले। अहमद रजा। सर 10 एन आई थिंक। अगर सर ये आई की वैल्यू 10 तक जाएगी तो फिर 10 एन ही होगा। आई की वैल्यू 10 तक जाएगी तो 10 एन होगा, आई की वैल्यू अगर n तक जाएगी तो फिर n इंटू एन होगा। अगर आई की वैल्यू n तक जाएगी तो फिर n इंटू एन होगा, राइट? जी सर। हसाम अली राना, यस सर। सर 110। 110। n की वैल्यू अगर 100 होगी तो 100 n आएगा जवाब। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि n है, और अगर मैं आपसे ये कहूं, लेट मी शेयर इट इन द व्हाइट बोर्ड, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप मुझे ऐड कर दें, व्हाट यू डू इज यू ऐड मी सम नंबर्स। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप n प्लस n, क्या जवाब होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज n प्लस n? 2n सर 2 एन। Raise your hand always. So मोहम्मद याकूब। सर 2n आएगा। 2n, it's so simple. अगर मैं कहूँ n प्लस n प्लस n, इसका क्या जवाब आएगा? रेज योर हैंड फॉर यू 3n। स्पीक। अहमद रजा, यस सर। 3n सर। 3n, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ n प्लस n प्लस n प्लस n, इसका क्या जवाब आएगा? तो व्हाट इज द 4n। आंसर? 4n। और अगर मैं आपसे कहूँ कि n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, क्या जवाब आएगा? मोहम्मद अब्दुल्ला। सर 5n। 5n। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैं n
प्लस n प्लस n इक्वल्स, ये मैंने n दफा लिखा है, ये मैंने 5 दफा n लिखा था तो 5n आया, 4 दफा n लिखा तो 4n आया, 3 दफा n लिखा तो 3n आया, 2n को ऐड किया तो 2n आया। n टाइम्स अगर n को ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? जैन खालिद, n into n, n square, n into n, n into n, बिल्कुल n सही square. जवाब, which is n square, which is n square। ये 2 को मैं एक्सपोनेंशियल में लिखना मुश्किल लग रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ये समझ आ गई बात? yes sir, तो वो कितना था? वो n को हम n बार ऐड कर रहे थे, we were adding n टाइम्स। ये नजर आ रहा है? जी सर, अगर हम n को n टाइम्स ऐड करेंगे तो जवाब n स्क्वायर ही आएगा। और n स्क्वायर को हम ये बात साबित कर चुके हैं कि n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अहमद रजा, यस सर। नहीं सर, ओके, सो n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर थीटा ऑफ n स्क्वायर से बिलोंग करता है, ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सही है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर आपकी जो कोरमैन की एल्गोरिदम की किताब है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम बाय CLRS, कोरमैन, लायरसन, स्टाइन एंड राइबस, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें थीटा को ओमेगा के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यानी वो थीटा ही यूज कर रहा होता है, वो ओमेगा यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका मतलब एक्चुअली थीटा होता है। लेकिन बहरहाल हम इस कोर्स में थीटा को थीटा ही रखेंगे, ऑल्दो के किताब में ओमेगा भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दोबारा लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि किताब में थीटा और ओमेगा को इंटरचेंजेबली इसने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम बहरहाल थीटा को थीटा ही रहेंगे। ओमेगा का मतलब वही है विच इज बिग ओ, जो कि विच इज लेस देन इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ओमेगा वही है जो हमने पहले पढ़ा था। आगे देखते हैं। अच्छा, इसी सवाल को हम समेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Let's solve this question using summation method. Let's solve this question using summation method. अगर हम इस कोड को देखें तो you would realize कि इसमें 2 लूप्स हैं और इसी कोड का हम समेशन मेथड लिखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये लूप j is equal to 1 से लेके n तक चल रहा है, एंड j is equal to 1 से n तक मीन्स दैट j is equal to 1 से लेकर n तक ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट किया। यानी ये स्टेटमेंट किसी भी कंप्यूटर पर चलने के लिए जो भी क्लॉक साइकिल्स लेती है या जितना भी कांस्टेंट टाइम लेती है उसको मैंने c से डिनोट कर दिया। j की वैल्यू 1 से लेकर n तक है और i is equal to 1 to n। वो हमने जो दूसरा लूप था i 1 से n तक जा रहा है, इसके लिए मैंने ये समेशन ले ली। तो एक लूप है j 1 से n तक, उसके लिए समेशन ले ली j 1 से n तक। उसके बाद i 1 से n तक था, इसका मतलब है इसको समेशन साइन लगाया और i is equal to 1 से n तक हो गया। याद रखिए, दिस इज समेशन में कांस्टेंट को हम बाहर भी लेके जा सकते हैं, सो समेशन से कांस्टेंट बाहर आ सकता है। दिस इज अलाउड एज इन द समेशन रूल्स। c को हम कॉमन लेकर इससे समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं c को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ तो मैं c को यहाँ से भी बाहर निकाल सकता हूँ। सो आई कैन डू दिस एज वेल। समेशन ऑफ i इक्वल्स टू n, आई कैन डू दिस कि c को मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया एंड आई हैव डन दिस लाइक दिस। यहाँ तक सही है जी? सर ये सर एक दफा फिर से बता दें। ओके, किसी भी लूप को मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि लूप जो है वो j1 से n तक चलता है, तो बुनियादी तौर पर अगर मैं उसको समेशन में लिखूंगा तो उसका भी मतलब वही होता है। क्योंकि अगर j1 से n तक चल रहा है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुई, फिर यही स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुई, फिर यही स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुई, और होते 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 ये स्टेटमेंट आखिरी बार one time again execute हुई। So this is equivalent to writing it in summation form.
इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं वर्ड में आपको इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो लेट मी डू इट इन वर्ड। मैंने ये कोड लिया, अब मैंने ये कोड जो है, इस कोड को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस कोड ताकि मैं उसको वर्ड पर पेस्ट कर सकूँ। आपको ये वर्ड जो है, मैंने यहाँ से ये कोड कॉपी कर रहा हूँ और so let me copy this code और अब मैंने ये वर्ड की फाइल खोली है। वर्ड की फाइल ओपन करने के बाद मैंने इस कोड को पेस्ट किया और वो इस तरह से पेस्ट हो गया, राइट। ये कोड वही है जो हम उधर देख रहे थे, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये कोड तो सबको नजर आ रहा होगा। तो इसमें हम एक Yes, काम sir. और करते हैं। कि हम यहां से इसको कॉपी कर लेते, बल्कि कॉपी भी नहीं करते। मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक एल्गोरिदम होता, बल्कि मैं आपको बता, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन ऐड करता हूँ और इक्वेशन के अंदर मैं समेशन ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह समेशन बना बनाया मिल जाएगा। तो दैट इज वेरी इजी कि समेशन का सिंबल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ या यहाँ पर मैं c लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Can anyone tell me? Ahmed Raza. सर आई की वैल्यू 1 से n तक चलेगी और सी स्टेटमेंट। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। यस, अहमद रजा बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1 से n तक सी स्टेटमेंट। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी और ये सी, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलेगी और वो सी को सम करेगी। बुनियादी तौर पे इसका मतलब है कि सी सम हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? n टाइम्स, क्योंकि आई 1 से n तक है। इसका मतलब है आई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, यानी आई n टाइम्स सम हो रहा है। इसका मतलब है, सॉरी, आई n तक चल रहा है। इसका मतलब है समेशन n बार हो रही है। इसका मतलब है जो भी ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे c लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये c को मैं n टाइम्स लिखूंगा। c प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी डॉट 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 सी। अगर अगर यहाँ पर ऐसे ना होता और यहाँ पर ऐसे होता कि i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक होती और यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर c प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता? c कितनी बार लिखता? कौन बताएगा? 10 अहमद टाइम्स रजा, है, आप बताइए। 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स, 10 times. So it would be C plus 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 C. तो ये 10 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टाइम्स मैं इसको C को लिखूंगा। यहाँ तक सही है? जी सर। इसका मतलब है कि इस 10 टाइम्स अगर मैं C को लिखता हूँ तो इसका क्या जवाब आएगा? C को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 10 सी 10C 10C, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैंने देखिए लिखा I इक्वल्स 1 to n और C। इसका मतलब है यहाँ पर 10 था तो मैं 10 टाइम्स C को लिखा था। अगर यहाँ पर n टाइम्स होगा तो मैं n टाइम्स C को लिखूंगा और ऐड करूंगा। तो C को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं,
c को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? सर C into N या N into C ऐसे? यस, nc n इंटू c, और उसको हम लिख सकते हैं n इंटू c, और उसको हम लिख सकते हैं cn, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरे पास एक कोड है, प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो की स्टेटमेंट चलने में c टाइम लेती है और i 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कोड की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूं तो वो क्या होगी? ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? i की वैल्यू 1 होगी तो c बार चलेगी, i की वैल्यू 2 होगी तो, जी अहमद रजा बताइए कितनी बार चलेगी? सर ये 10 10 टाइम्स टाइम ये स्टेटमेंट 10 टाइम 10 टाइम्स चलेगी। चौधरी हंजला अशरफ, आप बताइए ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? चौधरी हंजला अशरफ, चौधरी हंजला अशरफ इज देयर? रिकनेक्ट हो रहा था सर, दोबारा बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट है i 1 से लेके 10 तक प्रिंट हेलो, ये स्टेटमेंट प्रिंट हेलो कितनी बार चलेगी? सर ये 10 टाइम चलेगी। 10 टाइम्स चलेगी, सिंपल आंसर। और क्योंकि ये 10 टाइम्स चलेगी और एक टाइम चलने में इसको c टाइम लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? c प्लस c प्लस c प्लस MC c प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, कितना हो गया? 1 2 MC 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही है? ये सर which is equal to 10 c, ऐसा ही है? तो ये इसका सर मतलब है, लेकिन ये जो 10 c है ये तो इसके बराबर है, ऐसा ही है? ये 10 c तो इसके बराबर है, ऐसा ही है? बिल्कुल इसका सर। मतलब है, इसका मतलब है ये जो समेशन है ये हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जगह पे लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि दिस समेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? बिल्कुल सर। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ही है? क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए मैं इसको, ये इसके बराबर हुई, इसका मतलब है दिस समेशन इज इक्वल टू दिस लूप। इसका मतलब है किसी भी लूप को हम इस समेशन से लिख सकते हैं। और याद रखिए समेशन मेथड में हम समेशन बहुत ज्यादा यूज करेंगे और उससे हम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया करेंगे। सो समेशन मेथड में बेसिकली ये समेशन ऑपरेटर ही यूज होता है, और समेशन ऑपरेटर यूज करके हम बड़े आराम से एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो इस समेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इस एल्गोरिदम की बड़े आराम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ये जवाब समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि i 1 से लेकर 10 की बजाय यहाँ पर 1 से लेके n तक चले, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की क्या होगी? कितनी बार चलेगा ये? एंड N into C। n इंटू सी, यानी c प्लस c प्लस c चलते 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 कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं c को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या जवाब आएगा? cn। लेकिन अगर गौर करें तो ये cn तो इस cn के बराबर है। भाई ये cn तो इस cn के बराबर है। इसका मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसके बराबर हुई, राइट? इसका मतलब है ये जो लूप लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक प्रिंट हेलो, इसको हम समेशन मेथड में लिख सकते हैं। समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 टू n मल्टीप्लाई बाय c। इट्स सो सिंपल। इसका अच्छा मतलब सर। है लूप को मैं समय इसका मतलब है लूप को मैं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं। और अगर दो लूप्स हो तो मैं क्या करूंगा?
अगर 2 लूप्स हो तो मैं क्या करूंगा, ऑफ जे तो क्या करूंगा, पहला लूप जो इनर लूप होगा उसके लिए एक समेशन बढ़ा दूंगा, जो इनर लूप होगा उसमें क्या करूंगा, एक समेशन और लगा दूंगा। कैसे लगेगा समेशन, यहाँ पर व्हाट यू डू इज, वेयर इज माय इक्वेशन एडिटर, सो दिस इज माय इक्वेशन एडिटर, और यहाँ पर समेशन का साइन तो बड़े आराम से हमें मिल जाता है। एंड वेयर इज दैट समेशन साइन, यस हियर इट इज, here it is, here it is, j equals 1 to n। तो इसका मतलब है कि दिस इज द समेशन साइन, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि ये दो समेशन साइन लग जाएंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या होगा, इनर लूप के लिए एक समेशन लग गई और फिर आउटर लूप के लिए हमने एक और समेशन लगा दी, एंड दिस इज इक्वल टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको सॉल्व कर लो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इट्स सो सिंपल। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। अहमद रजा साहब, जी सर, कोई सवाल है? सर एक और लूप होता तो फिर हमने इसके आगे फिर लगानी थी, यानी कि एक और एक समेशन लगा दें, सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, एक और लगा दें, नो प्रॉब्लम। तो सर कांस्टेंट के लिए जो सी है, ये सी ही लाजमी या और कुछ वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट नॉर्मली नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हुए हम सी यूज करते हैं, जो कि कांस्टेंट के लिए मुकर्रर किया हुआ है मैथमेटिशियंस ने। आप ले लेंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैथमेटिशियंस शोर मचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, मैथमेटिशियंस कहते हैं कि खूबसूरती बहरहाल बरकरार रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट सी जो है वो इट्स अ ब्यूटीफुल कांस्टेंट, क्योंकि सी जो है वो इस काम के लिए डेजिग्नेटेड है, तो बिला वजह और कांस्टेंट यूज ना करें। नॉर्मली किसी भी किताब में कांस्टेंट के लिए आपको सी ही यूज किया जाएगा। एक और वजह सी यूज करने की ये है कि बिग ओ, थीटा और ओमेगा, इन तीनों के अंदर भी हमने सी यूज किया था कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, C1 इज ग्रेटर देन जीरो, C2 इज ग्रेटर बिल्कुल देन जीरो। बिल्कुल सर। तो सी क्योंकि हम वहां से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो ये वही सी है, ये वही सी है। अब आपको अंदाजा हुआ कि सूडो कोड में इस सी का मतलब है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेगी। यहां तक सही है? ये सर इसका मतलब है, अगर मैं वापस इस जगह पर आता हूं, यहां पर, तो ये दो समेशन आ गए। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स सो सिंपल। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस सो सिंपल। सी जो कि हमें बिला वजह तंग कर रहा है, उसको हम बाहर ले गए, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। अहमद रजा, कोई सवाल है? मुश्तबा एहसन, कोई सवाल है? सर सवाल नहीं है, मैंने कहना था कि अगली क्लास शुरू होने वाली है। यस, अगली क्लास हमने आज स्केड्यूल की थी। हमारी आज नेक्स्ट मेकअप क्लास आज की स्केड्यूल्ड है, लेकिन इसमें मैंने कहा था कि जिनकी आगे जो क्लास है वो बता के जा सकते हैं। जिनकी क्लास नहीं है वो डेफिनेटली इस लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। और हमने क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए 15 मिनट पहले ही एक्स्ट्रा पढ़ ली है, तो हम इस क्लास को कोशिश करेंगे कि अर्ली छोड़ दे। तो वो लोग जिनकी क्लैश है वो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें सर। ओके जी, समेशन मेथड को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है ये समेशन जो है इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो समेशन ऑफ 1, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? j इज इक्वल टू 1 टू n का मतलब है n टाइम्स सम करो। किसको करो? 1 को। 1 को n टाइम्स सम करो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिखा हुआ है। अगर 1 दो बार लिखा हो, 1 प्लस 1, तो क्या जवाब आएगा? 2 इंटू 1 यानी 2। अगर 1, अगर 2 2 टाइम्स लिखा हो, अगर 1 2 टाइम्स लिखा हो, क्या जवाब आएगा? 1 प्लस 1 2।
अगर 1 3 बार लिखा हो तो क्या जवाब आएगा? 1 + 1 + 1 3। अगर 1 4 बार लिखा हो, 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या जवाब आएगा? 4। अगर 1 n बार लिखा हो, ये देखिए यहाँ पर 1 n बार लिखा हुआ है, तो क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? कौन जवाब देगा इसका? रेज योर हैंड। जैन खालिद, यस सर। So 1n. 1n विच इज n, जी. इसका मतलब है इसका जवाब आ जाएगा n। सिंपल, इसका जवाब आ जाएगा n। इसको आसान तरीका ये है इसको लिखने का कि 1 + 1 + 1 1 + 1 लिखकर इसका जवाब n आ रहा है। इसका एक और तरीका ये था कि क्योंकि समेशन n तक है तो n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब n आ जाएगा। इसका एक आसान तरीका ये भी है। जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अहमद रजा, क्या सवाल है? अरे ये जब कांस्टेंट को हमने और स्टेटमेंट को कॉमन लिया उसके बाद ये नेक्स्ट वहाँ समझ नहीं आई सर, जो 1 1 1 + 1 ये क्या कह रहे हैं? ओके, सो मैंने इस समेशन को ओपन किया है, समेशन ऑफ j 1 से लेके n तक 1 तक। इस समेशन को ओपन कैसे करेंगे? पहला तो सवाल ये है। अगर इसको ओपन करने को देखा जाए तो ये काम हमने एक्सेल फाइल में ऑलरेडी कर दिया था। समेशन ऑफ 1 से लेकर, अगर मैं यहाँ पर c की जगह 1 लिख दूं, अगर मैं c की जगह 1 लिख दूं तो यहाँ पर मैं 1 कितनी बार लिखूंगा? अहमद बताइए। सी की जगह सर 1। यस, यहाँ पे मैंने c की जगह 1 लिख दिया। इसका मतलब है i 1 से लेके 10 तक है, यानी i 10 बार 1 से लेके 10 तक का मतलब है 10 टाइम्स 1 को ऐड करो। तो यहाँ पर c को ऐड करने की बजाय मैं क्या करूंगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अच्छा आगे + सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैंने 10 बार ऐड किया। अच्छा, अगर मैं 1 को 10 बार ऐड करूंगा तो क्या जवाब आएगा? 1 को 10 बार 10 ऐड नहीं करने का आएगा। क्या जवाब आएगा? 10 ही आएगा। बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, अगर मैं यही काम ऐसे करूं, मैं कहूँ यार मैं 10 बार ऐड नहीं करना, मैंने इसको n टाइम्स ऐड करना है, यहाँ पे मैं n लिख दूं, तो यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा? n 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार लिखना पड़ेगा? n टाइम सर। n टाइम्स। तो 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या जवाब आएगा? n नहीं आएगा। n आएगा। एक्सेलेंट। और यही यहाँ पर इसका जवाब है। यहाँ पर भी n ही आया है, ये देखें n आ गया। ओके सर आगे से। यानी इस पूरे की जगह पर मैंने n लिख दिया, इस पूरे की जगह पर मैंने n लिख दिया। ये समझ आ गई सबको? यस सर। एक्सेलेंट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड भी था कि मैं 1 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इस n को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, जवाब n आ गया। बिल्कुल सर। एक आसान तरीका ये था, मैं इस n को 1 से मल्टीप्लाई कर देता, जवाब n आ गया। सिंपल। अच्छा, अब मेरे आपसे सवाल है, i = 1 to n और यहाँ पर फिर मैंने n लिखा हुआ है। अब अगर ऐसा हो तो इसको ऐड करने के लिए क्या किया जाएगा? इसमें हम एक्सेल वर्ड पे आते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थी 1 से लेकर सर n। n × n नहीं हो जाएगा? यस, आपने बहुत जल्दी निकाल लिया, लेकिन हम इसको आराम से सॉल्व करते हैं ताकि तमाम लोगों को आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने n कर दिया, तो यहाँ पर व्हाट आई डिड इज n, यहाँ पर हम इसको 10 ही रहने देते हैं। तो n को मैं कितनी बार लिखना पड़ेगा इधर? कौन बताएगा? अहमद रजा, आप ही बताइए। क्या सर क्या पूछा? i 1 से 10 तक है और आगे n है, इसका मतलब है 10 बार ऐड करो। किसको ऐड करो?
एन को 10 एन हो गया। n को, तो इसका मतलब n+n+n। आपको जल्दी समझ आ गया, लेकिन आपके जो बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको समझाने के लिए हम ये स्टेप दोबारा करते हैं। तो 10 बार मैंने n को लिखा। जब मैंने 10 बार n को लिखा तो जवाब आया 10n। द आंसर इज 10n। इट्स सो सिंपल, 10n आ गया। अच्छा, अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर 1 से 10 तक था तो मुझे n को 10 बार लिखना पड़ा। अगर यहाँ पर 1 से लेकर n तक होता और बीच में n होता तो मुझे n को कितनी बार लिखना पड़ता? कौन बताएगा? यस, अहमद रजा। सर हमने एन लिखते रहना था। n को हमें n एन टाइम्स प्लस लिखना पड़ता है। एन टाइम सर ये n n n n n n and we have to keep it writing till n. Okay, याद है? सही है। we have to keep it writing till। और अगर हम 10 बार n को लिखते हैं तो जवाब 10n आता है। अगर हम n को n टाइम्स लिखेंगे तो क्या जवाब आएगा? इंटू एन। यस, मोहम्मद याकूब। सर n मल्टीप्लाई बाय n तो n स्क्वायर आ n जाएगा। multiply by n, simple short answer, which is n square, which is n square, simple answer, correct। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि n आ गया और इसके बाद अगर हम इसको सम करते हैं तो you got n plus n plus n plus up to n, and then you get c of n square, and this is c of n square belongs to what? इसका थीटा क्या होगा? कौन बताएगा? What is c of n square? अहमद रजा बताइए सर। एन स्क्वायर। इसका थीटा n स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, मैंने लास्ट जो लेक्चर्स दिए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था, और ये YouTube पर अपलोडेड लेक्चर्स हैं जिसमें ये वाज़े तौर पर हमने देखा था कि थीटा अगर हम n स्क्वायर का निकालते हैं, अगर हम c n स्क्वायर का थीटा निकालते हैं, अगर हम c n स्क्वायर का थीटा निकालते हैं तो उसका जो आंसर है वो ये देखिए, c n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। c of n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये समझ आ गई? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। c n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, अगर c n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, तो अगर मैं कहूँ 100 n स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? कौन बताएगा? 100 n स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? कौन आई थिंक बताएगा? एन स्क्वायर ही होगा। n स्क्वायर ही होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि c की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो अगर सी एन स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर है तो c की वैल्यू अगर मैं 100 से रिप्लेस कर दूं तो 100 एन स्क्वायर इज आल्सो थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अगर मैं कहूं 1 लाख एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बिलोंग्स टू व्हाट? कौन बताएगा? अहमद रजा। यस सर। एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। अगर मैं कहूं 1 करोड़ एन स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? कौन बताएगा? अहमद रजा। एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कहूँ 0.000001 एन स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? अब कौन बताएगा? अहमद। कंफ्यूज। 0.00001 एन स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? अहमद रजा बताइए। कंफ्यूज, शायद एन स्क्वायर ही हो। यस, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू 0.00001 हो सकती है, क्योंकि हम डेफिनेशन में देखते हैं कि C1 और C2 0 से बड़ा होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। करोड़, 100, 1.5, 1.00005, 0.00001, any value is possible and any सर value will do the job. Yes sir. नेगेटिव में हो जाए सर, अगर वैल्यू 0 से लेस। Negative is less than 0. Negative is less than 0. So C की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। By definition हम ये establish कर चुके हैं कि C1, C2 should be greater than 0. यहाँ तक सही है? जी सर।
तो हमने यहां तक कर लिया, और अब आपका अगला सवाल है, अगला सवाल जो है वो आपका है, ये डायरेक्ट मेथड है, सवाल वही है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड, यानी ये टेबल मेथड भी नहीं है, समेशन मेथड भी नहीं है, इट्स जस्ट द मेथड बेस्ड ऑन अवर कॉमन सेंस। और वो क्या है, बाज दफा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टेबल मेथड लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसमें समेशन मेथड लगाना मुश्किल हो जाता है। तो समटाइम्स आप ये टेक्नोलॉजी ये भी लगाकर कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। बुनियादी मकसद हमारा कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी को निकालना है। वी डोंट केयर व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ तक सही है? तो अगर मैं कहूँ फॉर इंट आई 1 इक्वल टू n, फॉर इंट j 1 टू n, प्रिंट हेलो, इसकी अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कौन बताएगा? व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनर लूप? n, ऐसा ही है। तो इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? सर इनर लूप की n स्क्वायर नहीं होगी? n नहीं, अगर सिर्फ इनर लूप होता, अच्छा अच्छा, अगर सिर्फ इनर लूप होता, आउटर लूप होता ही ना, फिर क्या होती? फिर तो n ही होनी थी। बिल्कुल सिंपल, सिंपल आंसर। अच्छा, अगर इनर लूप ना होता और सिर्फ आउटर लूप होता और प्रिंट हेलो होता, फिर भी n होनी थी। तो आउटर लूप की क्या होगी? n। ये होगी। अगर इनर लूप n होता तो भी n है, अगर आउटर लूप n होता तो भी n है। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी और आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनर लूप and the time complexity multiply by the time complexity of the outer loop. You do multiply these two and multiply by n, the answer is n square, which means n square belongs to n theta of n square. Which means n square belongs to theta of n square. So this is again a very interesting and a very small method to solve this question. यहाँ तक सही है जी? जी सर। Okay, now what I am gonna do is I am giving you a question. This is a question. For n int जी I सर। equal 1 to n, for j equals 1 to n, for int k is equal to 1 to n. सर ये आपके पास एक सवाल है, इसको समेशन मेथड, इसको टेबल मेथड से जरा करके सॉल्व कीजिए और बताइए कि टेबल मेथड से कैसे करेंगे। दिस इज अ फूड फॉर योर थॉट। यस आई नो द आंसर इज, लेकिन इस वक्त आई वांट कि आप मेथड भी अप्लाई करें ताकि मेथड के भी नंबर होंगे। आंसर तक पहुंचना डेफिनेटली इट्स गुड, और एक टाइम आएगा जब हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच के डायरेक्टली आंसर लिख दिया करेंगे, लेकिन जब ये सवाल आपके पेपर में आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एंड आई वांट कि आप हर मेथड पे पूरा अबूर हासिल कर सके। तो इसको समेशन मेथड से करना आसान है, डायरेक्ट तरीके से करना भी आसान है, हम दोनों तरीकों से करेंगे। तीसरा तरीका जो कि टेबल मेथड है, उस तरह करना रिलेटिवली मुश्किल है, तो आई वांट कि आप इसको टेबल मेथड से करके देखिए। यू ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग अ टेबल मेथड। तो जस्ट गिव अ ट्राई, आई गिव यू 3 minutes, प्लीज डू इट। I give you 3 minutes. I give you 3 minutes to solve it. So do it.
एक्सक्यूज मी सर, यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है? Okay, let's stick to the topic. यूनिवर्सिटी ओपन होने के जो रूल्स हैं, क्योंकि कोरोना है तो जो भी होगा वो आपको ईमेल आ जाएगी एज पर द रूल्स. सो प्लीज ट्राई टू डू द क्वेश्चन यूजिंग टेबल मेथड, और इसकी पिक्चर ले और मुझे व्हाट्सएप करें. तमाम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद भी जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तब भी, वो तमाम लोग अगर इस पेपर और पेंसिल लेकर मेरे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और जैसे जैसे मैं कहूँ कि इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लेक्चर्स को समझ सकेंगे. इसको अगर आप एक बार टेबल मेथड से करेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी फील होगा, और देन आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व इट, एंड दैट वुड बी मोर इजी. सो टेक 3 minutes and try to solve it, and then we will definitely give you the solution. खुद एक बार, जब आप एक बार खुद ट्राई करते हैं और फिर नहीं होता, ट्राई करने के बाद पेंसिल और कॉपी से लिखते हैं, पेंसिल और कॉपी पे लिखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, और फिर वो सवाल सॉल्व ना हो, उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा तो उसके बाद आपको वो सवाल का जवाब ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा. एंड दैट इज व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज. एनी क्वेश्चंस सो फार? आपका टाइम अप हो रहा है, इसको जल्दी से सॉल्व करें और ताकि मैं इसका सलूशन जो है आपको दे सकूं. आपके पास 1 मिनट और है, इसको सॉल्व कर लें. ओके, सो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, असाइनमेंट से रेलेवेंट. नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो इसका अगला लेक्चर होगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन टू दिस पार्ट. असाइनमेंट के हवाले से जो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स पर असाइनमेंट दी हुई है, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रेलेवेंट असाइनमेंट है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. लेट मी ओपन द असाइनमेंट. इस असाइनमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क राइट नाउ. एनी प्रॉब्लम इन दिस असाइनमेंट? एनी क्वेश्चंस? यस सर. मोहम्मद याकूब. यस सर. सर इससे रिलेटेड तो मेरा क्वेश्चन नहीं है सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, क्योंकि सर इस वीक में काम काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो सर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. नहीं, आपको अगली असाइनमेंट भी मिलने वाली है. अगर आपको इसका टाइम बढ़ाएंगे तो अगली असाइनमेंट आपको कैसे मिलेगी? तो इसका टाइम आपको ऑलरेडी काफी मिल गया है. जस्ट डू इट, इट्स वेरी इजी, और जितना करेंगे उतना आसान हो जाएगा. तो अगली असाइनमेंट भी अब ड्यू है, मजीद बढ़ाना मुमकिन नहीं है. इस तरह से आप अगली असाइनमेंट में उसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकेंगे. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक दिन बढ़ा दूँ. आपकी कब ड्यू है? सर 29 को है. क्लास के बाद जो है, वो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो, तो उसके बाद डिस्कस करते हैं इस बात. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं जूम दोबारा ऑन करूंगा ताकि आपकी अटेंडेंस ली जा सके, और एक दो बातें और की जा सके आज के लेक्चर के हवाले से. जो फीडबैक है उसको लिया जा सके. तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एंड देन आई एम ओपनिंग इट अगेन. ओके, अल्लाह हाफिज.